नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। उत्तर प्रदेश प्राइम में आप सबका स्वागत है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए। अयोध्या में संस्कृत विभाग 9 एकड़ जमीन परिवहन विभाग को देगा। यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बस स्टेशन बनेगा। 400 करोड़ का यह पूरा प्रोजेक्ट है और पीपीपी मॉडल की भी संभावना तलाशी जा रही है। वहीं मंत्रियों को ब्लॉक स्तर पर प्रवास का एजेंडा दिया गया है। जून जुलाई में प्रभारी मंत्री अपने जिले के हर ब्लॉक में प्रवास करेंगे। एक दिन में 2 ब्लॉक जाएंगे। इस दौरान उन्हें सरकारी योजनाओं, सीएससी, पीएचसी, कोटे की दुकान का निरीक्षण, कार्यकर्ताओं से संवाद और समन्वय बैठक करनी होगी। इसी कड़ी में मंत्रियों को 21 जून को योग दिवस पर प्रभार क्षेत्र में आयोजन से जुड़ना होगा। 23 जून से 6 जुलाई तक पौधारोपण अभियान चलेगा। 27 जून को हर बूथ पर मन की बात सुनी जाएगी। सभी मंत्री भी बूथ पर जाने वाले हैं। तो यूपी कैबिनेट की अहम बैठक हुई है और बैठक के कई महत्वपूर्ण फैसले यहां पर लिए गए। अयोध्या में संस्कृत विभाग 9 एकड़ जमीन देने वाला है और परिवहन विभाग को 9 एकड़ जमीन दी जाएगी। बैठक में मंत्रियों को तमाम एजेंडे भी सौंपे गए हैं। प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण पर लगाम लगने लगी है। सीएम योगी के निर्देश पर TTT फॉर्मूला लागू किया गया और रिजल्ट काफी बेहतर देखा गया है। आज इसी का नतीजा है कि 24 घंटे में प्रदेश में मात्र 339 केस सामने आए। वहीं वैक्सीनेशन पर सरकार गंभीर है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए कोरोना वैक्सीनेशन का वृहद अभियान चलाया जा रहा है। आज से प्रदेश में रेहड़ी पटरी व्यवसायियों, रिक्शा, ई रिक्शा, ऑटो टैक्सी ड्राइवर और बस चालकों और कंडक्टर के लिए भी अलग से टीकाकरण अभियान चलाया गया है। मित्रों, कोरोना महामारी के खिलाफ देश की लड़ाई आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में सफलतापूर्वक आगे बढ़ रही है। देश की सबसे बड़ी आबादी का राज्य उत्तर प्रदेश कोरोना की दूसरी महामारी पर पूरी तरह नियंत्रण स्थापित करने के बहुत नज़दीक है। जिस प्रदेश में 24 अप्रैल को 38,055 केस एक ही दिन में आए थे, आज वहां पर मात्र 339 केस आए हैं। प्रदेश में 30 अप्रैल 2021 को एक्टिव केस की संख्या 3,10,700 से अधिक थी। आज इस पर ट्रेस, टेस्ट एंड ट्रीट के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के फॉर्मूले को मजबूती से लागू करने का परिणाम है कि 24 करोड़ की आबादी के प्रदेश में मात्र 8,100 एक्टिव केस रह गए हैं। राज्य ने इस दौरान अनेक प्रकार के नए अभियान प्रारंभ किए, जिससे कोरोना संक्रमण की चेन को हर एक स्तर पर तोड़ा जा सके, रोका जा सके। हर एक नागरिक को सुरक्षा कवच देने के लिए वैक्सीनेशन सबसे सशक्त माध्यम है। हम सब आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के। पहली बार देश के अंदर किसी वायरस के खिलाफ वैक्सीन मिला और वह भी 2 वैक्सीन एक साथ मिले। उत्तर प्रदेश में अब तक 2 करोड़ 30 लाख से अधिक लोगों को हम लोगों ने कोरोना का वैक्सीन उपलब्ध करवाया है। आगामी समय में इसमें और तीव्रता लाने का प्रयास किया जा रहा है। अलग अलग ग्रुप को भी फोकस करते हुए हम लोगों ने कार्यक्रम किए हैं। जैसे थर्ड वेव की आशंका व्यक्त की जा रही थी, थर्ड वेव के लिए प्रदेश सरकार की जो तैयारी, जिसमें स्वच्छता, सैनिटाइजेशन और फॉगिंग की कार्रवाई को युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाना,
अभिभावक स्पेशल बूथ 12 वर्ष से छोटी आयु के जितने भी बच्चे हैं उनके अभिभावकों के लिए हर एक जनपद में अभिभावक स्पेशल बूथ बना करके उन्हें कोरोना महामारी से बचाव के लिए सुरक्षा कवच प्रदान करना। पीडियाट्रिक आईसीयू के निर्माण की कार्रवाई हर एक जनपद में युद्ध स्तर पर चल रही है। कल से हम लोग प्रदेश के अंदर बच्चों के लिए भी मेडिसिन किट हर एक जनपद में उपलब्ध कराने की कार्रवाई को आगे बढ़ा रहे हैं। कल इसका शुभारंभ होगा। अगले एक सप्ताह के अंदर हर एक जनपद में अभियान फिर से निगरानी समिति के मार्गदर्शन में युद्ध स्तर पर आगे बढ़ेगा। ऐसे ही अलग अलग ग्रुप को हम लोगों ने फोकस किया है, जैसे हर एक जनपद में मीडिया और जुडिशरी के लिए अलग बूथ बनाने की कार्रवाई हुई, शिक्षकों के लिए और सरकारी कर्मचारियों के लिए अलग बूथ बना। ऐसे ही स्ट्रीट वेंडर के लिए भी, पटरी व्यवसायी जितने भी हैं, ठेला खोमचा रेहड़ी लगाने वाले, उनके लिए भी स्पेशल बूथ बनाए गए हैं। और मुझे प्रसन्नता है कि बड़ी मात्रा में स्ट्रीट वेंडर वैक्सीनेशन के लिए इन सेंटर्स में पधार रहे हैं। ये लखनऊ का सेंटर है जहां पर वैक्सीनेशन का एक कार्यक्रम सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहा है। हर एक ग्रुप को हम लोग कवर कर रहे हैं जिससे कोरोना संक्रमण की चेन को भी ब्रेक किया जा सके और साथ साथ सुरक्षा कवच भी प्रत्येक को प्रदान किया जा सके। वहीं यूपी में कोरोना के मामलों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। यूपी अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि बीते 24 घंटे में कोरोना के 339 नए मामले सामने आए, जबकि 1116 लोग डिस्चार्ज हुए हैं। यूपी में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमित मरीजों में से 74 लोगों की मौत दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटे की पॉजिटिविटी रेट की बात करें तो वो 0.2% रही है, जबकि रिकवरी रेट 98.2% है। वर्तमान में प्रदेश में कोरोना के कुल 8011 एक्टिव केस बचे हुए हैं। मामले केवल 339 जैसा आपने बताया, और 1116 लोग जो हैं वो ठीक होकर या तो अस्पताल से गए हैं या घर में हैं, और कुल एक्टिव मामले केवल 8111 रह गए हैं। ये माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में जो विशेष एक उनके नेतृत्व में विशेष रणनीति अपनाई गई उत्तर प्रदेश में कोरोना नियंत्रण के लिए, जिसमें 3T जो ट्रेस, टेस्ट और ट्रीट, ये जो एक एग्रेसिवली इन 3T पे काम किया गया, और उसके साथ एक अभिनव प्रयोग किया गया जिसमें कि आंशिक कोरोना कर्फ्यू लगाया गया। उसमें लोगों का आवागमन रोका गया, परंतु औद्योगिक गतिविधियां, आवश्यक वस्तुओं का लदान, उनका मालवाहन, आवश्यक वस्तुओं की दुकानें, ये सब खुली रखी गई ताकि जीवन भी बचे और जीविका भी। और इसके साथ साथ जो एक तेजी से टीकाकरण की कार्रवाई की गई है, वो ये पांचों तत्वों को मिलाकर जो है आज प्रदेश में कोरोना का जो संक्रमण है वो नियंत्रण में है। और ये जो आज की फिगर हैं, आज जो 339 मामले आए हैं, ये कभी मार्च के आखिरी महीने में थे जो एक संक्रमण का दौर आया था, उससे पहले। और कुल एक्टिव मामले जो 8111, 10,000 से, ये भी 31 मार्च के पूर्व के थे। तो 31 मार्च के पूर्व की स्थिति जो है वो हुई है। मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि यदि ये स्थिति हम लोग देखें तो उत्तर प्रदेश से ऐसे प्रदेश जिनकी जनसंख्या आधी है या बहुत ही कम है, वहां पर मामले अभी भी बहुत आ रहे हैं। उदाहरण स्वरूप अगर महाराष्ट्र का लें, उनकी महाराष्ट्र की आबादी 12 करोड़ 31 लाख है। महाराष्ट्र में लगभग 1,11,000 डेथ हो चुकी हैं। उत्तर प्रदेश में 21,786 हुई हैं 23 करोड़ की जनसंख्या में। इसी प्रकार दिल्ली की जनसंख्या केवल 1,87,00,000 है, और वहां पर 24,823 जो हैं वो लोग संक्रमण का शिकार हुए हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में 21,786। कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो एक अभिनव प्रयोग किया गया, 3T और कोरोना आंशिक कर्फ्यू और एग्रेसिव वैक्सीनेशन, मैं टीकाकरण की जहां बात करूं तो उत्तर प्रदेश में अब तक लगभग 2 करोड़ 29 लाख डोजेस जो हैं वो दी जा चुकी हैं। कल पोर्टल पर कोविड संक्रमित व्यक्तियों में से 74 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई है, और अब तक कुल मिलाकर
जहां तक टेस्ट का सवाल है, 5,36,02,870 टेस्ट प्रदेश में किए जा चुके हैं, जो देश में सर्वाधिक है। पिछले 24 घंटों में 2,57,441 टेस्ट किए गए, जिनमें से 1,31,000 से ज्यादा RT-PCR के टेस्ट किए गए। जो दैनिक पॉजिटिविटी है, 24 घंटे की जो पॉजिटिविटी रेट है, वो इस समय प्रदेश में 0.2% चल रही है। अगर हम जून महीने की पॉजिटिविटी की बात करें तो जून के महीने में प्रदेश की पॉजिटिविटी की दर 0.3% रही है और सभी 75 जिले 1% से नीचे रहे हैं। हर एक जिले में जो पॉजिटिविटी की रेट जून के महीने में है वो 1% के अंतर्गत ही, उसके अंदर ही रही है। इस प्रकार से आपके सहयोग से और स्वास्थ्य विभाग और जितने और सहयोगी विभाग हैं, उन सबों की मेहनत से प्रदेश में संक्रमण को नियंत्रित किया जा सका है। लेकिन संक्रमण अभी भी बना हुआ है और कई राज्यों में आप देख रहे होंगे कि हजारों की संख्या में लोग संक्रमित हो रहे हैं। इसलिए हमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी है। हमें बिल्कुल सतर्क रहना है, सावधान रहना है, संक्रमण से बचे रहना है, अपने इष्ट मित्रों को, अपने परिवारीजनों को संक्रमण से बचाए रखना है और कोई ऐसा काम नहीं करना है जिससे कि संक्रमण की श्रृंखला को आगे बढ़ने का मौका मिले। हम हर ऐसा काम करें जिससे कि संक्रमण की श्रृंखला टूटे। अगर किसी व्यक्ति में संक्रमण आ ही जाए, अगर संक्रमित हो ही जाए, तो तत्काल अपने आप को वो आइसोलेट करे, तत्काल अपने घर में या अस्पताल में वो आइसोलेशन में चला जाए, ताकि दूसरा कोई व्यक्ति उससे संक्रमित ना होने पाए और संक्रमण की चेन जो है वो टूट जाए। तो हमें बहुत ही सावधान, सतर्क अभी लगातार रहना है। जो 8,111 एक्टिव केस हैं, इनमें से 4,849 होम आइसोलेशन में है। अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से मंदिर निर्माण के लिए खरीदी गई जमीन पर घोटाले के आरोप के बाद सियासत गरमाई हुई है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा कि अयोध्या की इस जमीन की कीमत 5.5 लाख रुपए प्रति सेकंड की दर से बढ़ी है। वहीं इसी को लेकर प्राइम न्यूज संवाददाता यश शर्मा ने आप सांसद संजय सिंह से बातचीत की है। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के द्वारा एक ज़मीन खरीदी गई, जिसमें कहीं ना कहीं घोटाला सामने आया है। इसी पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं आम आदमी पार्टी से सांसद संजय सिंह जी। सर, क्या है सर पूरा मामला, किस तरह से ज़मीन जो है राम जन्मभूमि ट्रस्ट की तरफ से खरीदी गई? देखिए, ये एक ज़मीन का बैनामा हुआ है 18 मार्च 2021 को, और हरीश पाठक, कुसुम पाठक से ये ज़मीन सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी ने खरीदी है। और इसमें जो गवाह हैं वो गवाह हैं अनिल मिश्रा जी, जो ट्रस्ट के मेंबर हैं। तो ये ज़मीन जब खरीदी गई उसके तुरंत 5 मिनट के बाद ये ज़मीन ये अनिल कुमार मिश्रा जी ट्रस्ट के मेंबर हैं, और 5 मिनट के बाद ये ज़मीन बेच दी गई ट्रस्ट को, राम जन्मभूमि ट्रस्ट को। और ये ज़मीन बेची गई 2 करोड़ की ज़मीन 18.5 करोड़ रुपए में, जिस ज़मीन की मालियत 5 करोड़ 80 लाख है। तो ये खुला भ्रष्टाचार है, सीधा भ्रष्टाचार है। इस देश के करोड़ों लोगों की आस्था पर गहरी चोट है। प्रधानमंत्री जी ने इस ट्रस्ट का अनाउंसमेंट पार्लियामेंट के अंदर किया था। देश के सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पे ये ट्रस्ट बना है। माननीय प्रधानमंत्री जी को सामने आके इस पूरे मसले पे जवाब देना चाहिए और इस भ्रष्टाचार की गहनता से जांच होनी चाहिए। जिस तरह से नॉमिनी आते हैं, नाम दिए जाने, उसमें भी अयोध्या के जो मेयर हैं उनका नाम भी शामिल है। हाँ, मैंने बताया तो गवाह में अनिल कुमार मिश्रा और अयोध्या के भाजपा के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय शामिल हैं। और जब जमीन राम जन्मभूमि ट्रस्ट को बेची गई उसमें भी शामिल है। आगे का कुछ कदम रहेगा आम आदमी पार्टी का? अब देखते हैं कि प्रधानमंत्री जी इसमें क्या करते हैं। हाँ, लेकिन जांच से पहले आप श्योर हैं कि कहीं ना कहीं घोटाला हुआ ही है? निश्चित रूप से हुआ है। कैमरा पर्सन कमल रावत के साथ मैं शर्मा, प्राइम न्यूज, दिल्ली। आगरा में सेना और एनडीआरएफ ने बोरवेल में गिरे 3 साल के बच्चे शिवा को सुरक्षित निकाल लिया है।
तकरीबन 9 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद बच्चे को बाहर निकाला गया। बोरवेल के समानांतर गड्ढा खोदकर सुरंग बनाई गई। 100 फीट की दूरी पर दूसरा गड्ढा खोदकर बच्चे को रेस्क्यू किया गया है। यह घटना आगरा के निबोहरा क्षेत्र के एक गांव की है। तो बोरवेल में गिरे बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाला गया है और 9 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और बच्चा सुरक्षित है। वहीं औरैया में अज्ञात वाहन ने स्कूटी सवार 2 लोगों को टक्कर मार दी और आपको बताएं कि इससे दोनों युवक गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। घायलों को सीएचसी में भर्ती कराया गया है, जिनको डॉक्टरों ने मृत घोषित किया है। अज्ञात वाहन ने 2 लोगों को यहां पर टक्कर मारी थी और हादसे में दोनों युवकों की यहां पर मौत हो चुकी है। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं कासगंज में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 2 वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 3 चोरी की बाइक भी बरामद हुई हैं और वहीं पुलिस ने चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई में जुट गई है। तो पुलिस को सफलता मिल चुकी है। 2 वाहन चोरों को यहां पर गिरफ्तार किया गया है और मौके से चोरी की 3 बाइकें भी बरामद की गई हैं। थाना सोरो जनपद कासगंज के अंतर्गत श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा चलाए गए वाहन चोरों के खिलाफ अभियान में मुखबिर की सूचना के आधार पर 2 वाहन चोर पकड़े गए हैं, जिसमें से एक का नाम नरेश और एक का नाम फरवीर है और दोनों से 3 हमें मोटरसाइकिल प्राप्त हुई है पैसेंजरों की। ध्यान रहे कि ये इन दोनों वाहन चोरों में से एक नरेश, जिसका आपराधिक इतिहास पहले भी रहा है और अलीगढ़ में इसके खिलाफ मुकदमा भी पंजीकृत हुआ है और दोनों को जो है तत्संबंधित धाराओं में विधिक कार्रवाई करते हुए जेल भेजा जा रहा है। फर्रुखाबाद में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है और पुलिस ने 40 किलो गांजा मादक पदार्थ के साथ 4 तस्करों को गिरफ्तार किया है। आरोपी गांजा की तस्करी कर उड़ीसा से लाते थे और फर्रुखाबाद के आसपास के जिलों में बेच दिया करते थे। आरोपियों के पास से एक कार भी बरामद हुई है। तो पुलिस को यहां पर बड़ी सफलता मिली है। 40 किलो गांजा यहां पर बरामद किया गया है। मौके से 4 तस्कर भी गिरफ्तार हुए हैं। ये थाना मोमदाबाद और एसओजी टीम की द्वारा मोमदाबाद थाना क्षेत्र के अंतर्गत दोनारे चेकिंग रठौरा तिराहे के पास से एक एक्सेंट कार जो कि बिना नंबर की थी, उसे चेक किया गया था। तो उसमें जब चेकिंग की गई, दौरान चेकिंग करीब 40 किलो करीब उच्च क्वालिटी का गांजा उससे बरामद हुआ। साथ ही साथ उसमें जो 4 अभियुक्त हैं, जिनका नाम आकाश, जितेंद्र, पंकज और सौरभ है, इनमें से आकाश यादव विक्की ये इटावा का रहने वाला है और अन्य 3 जो हैं वो मैनपुरी के रहने वाले हैं। इनको अरेस्ट किया गया है और इसमें उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। वहीं हरदोई के पंचमखेड़ा गांव के रहने वाले बीएसएफ जवान जम्मू कश्मीर के राजौरी में शहीद हो गया। शहीद की शहादत से पूरे इलाके में शोक की लहर है। जवान के शहीद होने की सूचना से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। तो बीएसएफ जवान यहां पर शहीद हुआ है। जम्मू के राजौरी में वो शहीद हुआ है और इलाके में शोक की लहर है। वहीं मुरादाबाद के लालबाग में दलित महिलाओं और लोगों ने सड़क पर आकर उस समय हंगामा कर दिया जब 10वां घाट की देखभाली करने वाले व्यक्ति ने दलित होने की वजह से महिलाओं को 10वां घाट के अंदर घुसकर नहाने से रोक दिया। और ऐसे में दलित महिलाओं का आरोप है कि हम सभी लोग मृत्यु के बाद होने वाले तीजे की रस्म के बाद नहाने के लिए 10वें घाट आए थे। उन्हें वहां जाति सूचक शब्द बोलते हुए नहाने के लिए 10वें घाट के अंदर जाने से रोक दिया गया। नगर निगम के शौचालय में नहाने के लिए बोला गया। इसके बाद सभी महिलाओं को खुले में कपड़ा बांधकर नहाना पड़ा। इतवार के दिन वाल्मीकि समाज की महिलाओं से कोई शिकायत नहीं है, न वाल्मीकि समाज से कोई शिकायत है। अक्सर आती हैं महिलाएं वाल्मीकि समाज की और नहाती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आज वाल्मीकि समाज की महिलाएं जो नगर निगम के बाथरूम बने हुए हैं उसमें नहाई, वहाँ से इन लोगों को इकट्ठा करके ले आए यहाँ को और बोले जरा तुम ऐसे कही हो ऐसे कही हो।
कुछ लोग यहाँ पर मेरे खिलाफ भी चलते हैं कि मैं उनका यहाँ माल सुखवाऊं, उनके कहने में चलूं। कौन लोग हैं वो लोग? हैं जो मेरे खिलाफ बोलते हैं, पुलिस में भी कह देते हैं कि साहब ये किसी को 10 नतीजा नहीं करने देता, ये ऐसे नहीं करने देता। कब से आप इसकी देखभाल कर रहे हो? 1980 से। वहीं चंदौली में आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों ने मुगलसराय के हनुमान मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ किया और रामलला की जमीन घोटाले की जांच की मांग की है। दोषियों पर सख्त कार्रवाई की यहां पर मांग भी की गई। इस मौके पर वरिष्ठ अधिवक्ता संतोष कुमार पाठक ने कहा कि रामलला के लिए जो जमीन खरीदी गई, 5 मिनट में उस जमीन का दाम 16 करोड़ कैसे बढ़ गया, यह निश्चित रूप से बड़ा घोटाला है। तो चंदौली में हनुमान मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। आप पदाधिकारियों ने पाठ किया है और रामलला की जमीन पर घोटाले की जांच की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने एक ट्रस्ट बनाया था रामलला के मंदिर के निर्माण के लिए, जिसके ट्रस्टी चंपत राय जी हैं। उन्होंने एक रजिस्ट्री जो राम मंदिर निर्माण के लिए उपयोग में आने वाली थी, वो 2 करोड़ की ज़मीन थी, उसको 5 मिनट के पहले 2 करोड़ रुपए में वो ज़मीन किसी के द्वारा खरीदी गई थी। उस ज़मीन को इन्होंने 18 करोड़ रुपए में खरीदी। ये बताइए कि 5 मिनट में किसी ज़मीन का दाम 18 करोड़ कैसे हो जाएगा? 2 करोड़ से 16 करोड़ कोई ज़मीन कैसे बढ़ सकती है? साफ मतलब है कि शेष जो 16 करोड़ रुपए है, ये चंपत राय जी और ट्रस्ट वाले और संघ वाले ये मिल करके खा जाएंगे। ऐसी पता नहीं कितनी ज़मीनें ये लोग खरीद रहे हैं। वहीं कानपुर के चौबेपुर के इटरा क्रय केंद्र में गेहूं खरीद केंद्र पर प्रभारी की लगातार मनमानी चल रही है। किसानों का गेहूं खरीदा नहीं जाता है और खरीद केंद्र रिटायर्ड सचिव की देखरेख में चलता है। सचिव किसानों से 100 रुपए प्रति क्विंटल की अवैध वसूली करता है। तो कानपुर में खरीद केंद्र पर मनमानी चल रही है। किसानों का गेहूं नहीं खरीदा जाता है और रिटायर्ड सचिव की देखरेख में यह केंद्र चलता है। आपको इस कई केंद्र यहाँ बंसठी में चल रहा है। और आपके गांव? हमारे गांव के किसानों को बहुत असुविधा होती है। केंद्र मेरे गांव का है, बंसठी में चल रहा है। ये बहुत असुविधा का है, इसके लिए बहुत खेद है। ये मनमानी चल रही है एक तरीके से विभाग की। नहीं, क्या किसानों का गेहूं खरीदे आने हो पा रहे हैं? किसानों का गेहूं, हमारा गांव सेंटर है, मेरे गांव के नाम से यहाँ चल रहा है। तो 600-700 कुंटल मेरे गांव के किसानों को सिर्फ गेहूं लिया गया है। तो 450 कुंटल 450 कुंटल समथिंग बाकी किसानों का गेहूं यहाँ पड़ा है। आप खुद देख रहे हैं कि ये व्यवस्था है। बता रहे हैं कि कल से फीडिंग बंद हो जाएगी। 14,000 कुंटल खरीद हो चुकी है। अभी मैंने एडीएम साहब से बात भी की है सप्लाई, तो उन्होंने ये बताया है कि डिप्टी आरएमओ साहब से कह देंगे। तो आपका गांव इस सेंटर से कितनी दूर है? यहाँ से 6 किलोमीटर दूर पड़ता है। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष सुषमा सिंह बुलंदशहर के दौरे पर रही हैं, जहां उन्होंने संयुक्त चिकित्सालय और वैक्सीनेशन बूथ का औचक निरीक्षण किया और इस दौरान उन्होंने महिला अपराध पर बोलते हुए कहा कि समाज बच्चों को अच्छे संस्कार दे तो महिला अपराध पर लगाम लग सकती है। अगर आपको जानकारी है तो मैं वैसे आपके माध्यम से जानकारी दे दूं। महिला थाना के अंदर जितने भी केसेस आते हैं उनके लिए हम पहले प्राथमिक एप्लीकेशन लेते हैं और मीडिएशन का काम करवाते हैं। मीडिएशन का एक प्रोसेस होता है, उसमें 3 सीटिंग 4 सीटिंग दोनों पक्ष को बुलाने का, आपस में बात करने का होता है। और जिन केसेस में सास ससुर साथ में नहीं रहते हैं या ननंद या उनके परिवार के लड़के पक्ष के नहीं रहते हैं तो उनके बारे में होती है। तो बातचीत के बाद उन नामों को निकलने की भी प्रक्रिया कोई ऐसी बड़ी नहीं है। वहीं संभल में पुलिस ने ट्रक लुटेरे गिरोह का पर्दाफाश कर दिया है। पुलिस ने 6 बदमाशों को गिरफ्तार किया है और 2 बदमाश मौके से फरार हो गए। पुलिस ने बदमाशों से लूट के 1 ट्रक और 3 लग्जरी कार और 3 अवैध तमंचे यहां पर बरामद किए हैं। तो संभल में पुलिस ने लुटेरे गिरोह का पर्दाफाश किया और 6 बदमाशों को एक साथ धर दबोचा है। उत्तर प्रदेश प्राइम में फिलहाल इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिए प्राइम न्यूज के साथ। नमस्कार।